नमस्कार, आईडीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में देरी पर राज्य सरकार को लगाई फटकार। हेमंत सोरेन ने अमित शाह से 13,300 करोड़ रुपए माफ करने की मांग की। झारखंड सरकार कोचिंग सेंटरों पर कसेगी लगाम। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महिलाओं संग पारंपरिक अंदाज में की धान रोपनी। एडीआर की रिपोर्ट और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% बढ़ी। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में XXX टाइटल से दर्ज। ट्रंप का ब्रिक्स पर तीखा हमला, 10% टैरिफ की धमकी। साउथ एक्टर फिश वेंकट का 53 वर्ष की उम्र में निधन। एशिया कप 2025 का बॉयकॉट करेगी बीसीसीआई। अब 9 कैरेट सोने पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य। अब खबरें विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव में देरी पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार रूल ऑफ लॉ की अनदेखी कर रही है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने अवमानना याचिका दायर की थी, क्योंकि कोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को 3 सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन 7 महीने बाद भी चुनाव नहीं कराए गए। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत से कार्रवाई की मांग की है। अब मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के बकाया 13,299 करोड़ रुपए को माफ करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा नक्सल विरोधी अभियान में अब तक 400 लोग शहीद हो चुके हैं और राज्य पूरी तत्परता से इस अभियान में लगी हुई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार को भी नक्सल समस्या से समाधान में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत ये राशि माफ की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र में ये भी बताया कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालेगा, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र से इस राशि को माफ कर राज्य के विकास और योजनाओं को सहारा देने की अपील की है। इधर झारखंड सरकार जल्द कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने वाली है। बता दें, कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 ला रही है। ये विधेयक विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। इस कानून के तहत वे कोचिंग संस्थान आए जिनमें 50 या उससे अधिक छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नए कानून में जिले और राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटियां बनाई जाएंगी, जो कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, मंजूरी और शिकायतों का निपटारा करेगी। कोचिंग संचालकों को 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। इसके अलावा सभी संस्थानों को आधारभूत सुविधाएं, फीस, पाठ्यक्रम और शिक्षकों की जानकारी एक वेब पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी। ये कानून छात्रों की सुरक्षा, संस्थानों की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। झारखंड में धान रोपनी का सीजन शुरू हो चुका है और गांव-गांव में खेतों में हलचल है। इसी बीच राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित रघुनाथपुर गांव में महिलाओं के साथ पारंपरिक अंदाज में धान रोपनी की। मंत्री को खेतों में काम करता देख महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वे उत्साहित होकर कहने लगी कि शिल्पी दीदी हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रहती है। ये झारखंड की कृषि संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए खेतों में काम करती हैं, जिससे गांव में उल्लास का वातावरण बन जाता है। शिल्पी नेहा तिर्की खुद घुटनों तक पानी भरे खेतों में धान रोपनी करती रही और महिलाओं के साथ पारंपरिक गीत भी गाती रही, जिससे पूरा माहौल त्योहार जैसा लग रहा था। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 में देश के गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय में 223% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2,764 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 739 ने अपने वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए। इनमें से गुजरात की 5 पार्टियां की कुल आय 2,316 करोड़ रही, जबकि इन पार्टियों को पिछले 3 चुनाव में केवल 22,000 वोट मिले। इन पार्टियों ने 2019 से 2024 के बीच 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई भी नहीं जीत सका। गुजरात में इन पार्टियों के नाम में भारतीय नेशनल जनता दल, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी और सत्यवादी रक्षक पार्टी शामिल है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 73% पार्टियों ने अपना वित्तीय डेटा नहीं साझा किया। एडीआर एक गैर सरकारी संगठन है जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करता है। अगली खबर जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है,
जिसमें उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके आवास के बाहरी हिस्से में नकदी की बरामदगी से यह साबित नहीं होता कि वे इसमें शामिल थे, क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नकदी किसकी थी। उनका कहना है कि उनके आवास के बाहरी हिस्से में नकदी बरामदगी से यह साबित नहीं होता कि वो इसमें शामिल थे, क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नकदी किसकी थी या वहां वह कैसे पहुंची। बता दें, याचिका में जस्टिस वर्मा ने 5 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जैसे पहला, बाहरी हिस्से में नकदी कब, कैसे और किसने रखी। दूसरा, कितनी नकदी रखी गई थी। तीसरा, नकदी असली थी या नहीं। चौथा, आग लगने का कारण क्या था। और पांचवा, क्या याचिकाकर्ता किसी भी तरह से 15 मार्च 2025 को बची हुई नकदी को हटाने के लिए जिम्मेदार था। जस्टिस वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में XXX बनाम भारत सरकार व अन्य के टाइटल से दर्ज की गई है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स पर तीखा हमला बोला है। 19 जुलाई 2025 को दिए गए बयान में ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी करार देते हुए चेतावनी दी। यदि यह समूह प्रभावशाली बनता है तो वे इसे बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ब्रिक्स से जुड़े देशों पर 10% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया, जो उन देशों पर लागू होगा जो अमेरिका के विरोधी रुख का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने कहा, अगर ब्रिक्स वास्तव में मजबूत हुआ तो मैं इसे जल्द ही समाप्त कर दूंगा। हम किसी को अमेरिका से खेलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थिति बनाए रखने का संकल्प लिया और डिजिटल डॉलर को अमेरिका में लागू न होने देने की बात कही। बता दें, ट्रंप के इस बयान पर ब्रिक्स ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ब्रिक्स का उद्देश्य विकासशील देशों को एक साझा मंच प्रदान करना है, न कि अमेरिका का विरोध करना। इसके अलावा ट्रंप ने ब्राजील पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की, जो अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। अमेरिका ने ब्राजील के व्यापार मॉडल की जांच भी शुरू की है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन फिश वेंकट का निधन 53 वर्ष की उम्र में हो गया। वह पिछले कुछ महीनों से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन किडनी फेल होने के कारण उनका निधन हो गया। फिश वेंकट की बेटी ने बताया था कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, जिसके लिए लगभग 50 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता थी। हालांकि एक्टर के इलाज के लिए अभिनेता प्रभास की तरफ से सहायता का वादा किया गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी फर्जी साबित हुई। फिश वेंकट की बेटी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिली। खेल जगत की बात करें तो बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 का बॉयकॉट करने की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने एसोसिएशन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी की बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दी है। बीसीसीआई ने एसीसी से बैठक का स्थान बदलने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। बीसीसीआई का कहना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और असुरक्षा के कारण बैठक को कहीं और आयोजित किया जाए। यदि एसीसी ने अपनी बैठक का स्थान नहीं बदला तो बीसीसीआई किसी भी फैसले का विरोध करेगा। एशिया कप की मेजबानी भारत के पास है, लेकिन इसकी तारीख और स्थान अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो टूर्नामेंट सितंबर 2025 में हो सकता है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 9 कैरेट सोने पर भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले केवल 24, 23, 22, 20, 18 और 14 कैरेट सोने पर हॉलमार्क जरूरी था। अब 9 कैरेट सोने पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, जिससे ग्राहकों को सोने की शुद्धता की सही जानकारी मिलेगी। BIS के नए नियम के तहत सभी आभूषण विक्रेताओं और हॉलमार्किंग सेंटरों को इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि सोने से बनी घड़ियों और पेन पर हॉलमार्क की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के मुताबिक सोने का सिक्का वह माना जाएगा जो 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनाया गया हो, जिसे केवल सरकारी टकसाल या रिफाइनरी ही बनाए और जिसका कोई चलन वाला पैसे की तरह कोई मूल्य ना हो। BIS एक्ट 2016 के तहत होने वाली हॉलमार्किंग इस बात की पुष्टि करती है कि गहनों और बर्तनों में कीमती धातु की कितनी मात्रा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV।